नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आप सभी का खबरदार में। खबरदार में आज हम सबसे पहले इस सवाल का विश्लेषण करेंगे कि क्या बेनामी संपत्ति को लेकर पिछले साल नवंबर में कड़ा कानून जो बनाया गया था उसका पहला राजनीतिक विकेट बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का परिवार सिद्ध होगा, क्योंकि लालू परिवार इस समय बेनामी संपत्ति के बड़े आरोपों और इनकम टैक्स की जांच के घेरे में है। आज लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती इनकम टैक्स के सामने पेश हुई। उनसे 7 घंटे तक लगातार पूछताछ हुई। 2 बार मीसा भारती और उनके पति शैलेश कुमार को आयकर विभाग समन भेज चुका था, लेकिन वो पेश नहीं हुए थे। लेकिन इस बार उनके सामने कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि खबर यह आ गई थी कि इनकम टैक्स विभाग ने लालू प्रसाद यादव के परिवार की बेनामी संपत्तियां अटैच कर ली हैं। लालू प्रसाद के परिवार के 6 सदस्यों के खिलाफ बेनामी संपत्ति के नए सख्त कानून के तहत जांच चल रही है। बेनामी संपत्तियों का यह मामला करीब 1000 करोड़ रुपए के संदिग्ध तरीके से किए गए जमीन सौदों का है। इसमें लालू प्रसाद यादव की बेटी और राज्यसभा की सांसद मीसा भारती, मीसा के पति और लालू के दामाद शैलेश कुमार, लालू की पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, इनके अलावा लालू की 2 बेटियां चंदा यादव और रागिनी यादव के नाम शामिल हैं। लालू परिवार के इन सदस्यों की दिल्ली और बिहार में कई बेनामी संपत्तियों के लाभार्थी के तौर पर पहचान की गई है। इन संपत्तियों को इनकम टैक्स द्वारा अटैच करने यानी कुर्की के योग्य मानने का नोटिस भेजा जा चुका है, जिसमें दिल्ली के पालम विहार में फार्म हाउस और एक प्लॉट, दक्षिणी दिल्ली के पॉश इलाके में रिहायशी मकान, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के नाम पर पटना के फुलवारी शरीफ और दानापुर में 9 प्लॉट्स शामिल हैं। कुल मिलाकर लालू प्रसाद यादव की पत्नी, बेटे, बेटी, दामाद और 2 बेटियों की करीब अब तक 12 प्रॉपर्टीज को इनकम टैक्स विभाग ने अटैच यानी कि कुर्क कर लिया है। एक लंबे अरसे के बाद लालू प्रसाद यादव के अच्छे दिन लौटे थे, जब 2015 में उन्होंने नीतीश कुमार के साथ हाथ मिलाकर बिहार में चुनाव जीता था। और तब से एक बार फिर वो बिहार के सबसे बड़े पावर सेंटर बन गए हैं। लेकिन 2 साल में ही लालू प्रसाद यादव के अच्छे दिन हाथ से फिसलते नजर आ रहे हैं, क्योंकि लालू के परिवार के 1 नहीं 2 नहीं 6 सदस्य उन बेनामी संपत्तियों के आरोपों से घिरे हैं, जिन बेनामी संपत्ति को लेकर पिछले साल नवंबर में बहुत सख्त कानून बन चुका है। आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव के बच्चों के लिए मुसीबत खड़ी हो गई। आयकर विभाग ने दिल्ली और बिहार में कई संपत्तियों को प्रोविजनली अटैच कर लिया है। उनमें से एक संपत्ति ये आलीशान कोठी है, जो कि दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में। इसकी कीमत 40 करोड़ रुपए बताई जाती है और इसको AB एक्सपोर्ट नाम की कंपनी के नाम से खरीदा गया। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार इसके असली मालिक तेजस्वी और उनके रिश्तेदार हैं। डिपार्टमेंट की जांच में ये बात सामने आई है कि इस तरह की बेनामी संपत्तियों को एंट्री ऑपरेटर्स की मदद से हासिल किया गया है। हालांकि तेजस्वी यादव का कहना है कि उनके पास कोई नोटिस नहीं आया है, ना ही उनके किसी रिश्तेदार के पास आयकर विभाग का कोई नोटिस आया है। साउथ दिल्ली के सबसे पॉश इलाके न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में बंगला D1088, कागज पर कीमत 5 करोड़ रुपए, लेकिन मार्केट वैल्यू 40 करोड़ रुपए। बेनामीदार AB एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, लेकिन लाभार्थी लालू के डिप्टी सीएम बेटे तेजस्वी यादव, लालू की बेटी चंदा यादव, रागिनी यादव। दिल्ली के पालम विहार में फार्म हाउस और जमीन, कागज पर कीमत 1 करोड़ 41 लाख, लेकिन मार्केट वैल्यू 40 करोड़ रुपए। बेनामीदार मिशेल पैकर्स एंड प्रिंटर्स प्राइवेट लिमिटेड, लेकिन असली लाभार्थी लालू की बेटी मीसा भारती और दामाद शैलेश कुमार। ये दिल्ली में लालू प्रसाद के परिवार से जुड़ी वो कथित तौर पर बेनामी संपत्तियां हैं, जिन पर आयकर विभाग ने जांच करके इन संपत्तियों का असली मालिक लालू के एक बेटे, 3 बेटियों और एक दामाद को बताया है। दिल्ली में करीब 80 करोड़ रुपए की इन संपत्ति को तात्कालिक तौर पर आयकर विभाग जब्त करने का नोटिस भेज चुका है।
लालू यादव की बेटी मीसा और उनके दामाद शैलेश के संपत्तियों की जांच कर रहा है इस वक्त आयकर विभाग। और इस मामले में दिल्ली के एक फार्म हाउस को जब्त किया गया है। दिल्ली के बिजवासन का ये मीसा और शैलेश का फार्म हाउस है। बिजवासन का ये जो फार्म हाउस है ये दरअसल मिशेल पैकर्स एंड प्रिंटर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम पे है। और सूत्रों की माने इनकम टैक्स के, तो इस डील से मीसा और उनके पति को बहुत ज्यादा फायदा हुआ था। आज आयकर विभाग ने लालू प्रसाद की बेटी और राज्यसभा सांसद मीसा भारती से भी पूछताछ की है। आयकर विभाग ने मीसा भारती को पेश होने के लिए 2 बार नोटिस भेजा था, लेकिन वो पेश नहीं हुई थी। मीसा और उनके पति सहित लालू प्रसाद के परिवार के 6 सदस्यों की पहचान आयकर विभाग ने दिल्ली से लेकर पटना तक 12 बेनामी संपत्तियों के असली बेनिफिशियरी के तौर पर की है। और इस प्रॉपर्टी की कुल मार्केट वैल्यू 170 से 180 करोड़ रुपए बताई गई है। इन बेनामी संपत्तियों में पटना के दानापुर में 60 करोड़ की मार्केट वैल्यू की जमीन, जिसे डिलाइट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर खरीदा गया। इस कंपनी का पता भी दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के बंगले का है। इस जमीन के असली लाभार्थी राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव हैं। इसके अलावा पटना के फुलवारी शरीफ में 20 करोड़ की मार्केट वैल्यू के 9 प्लॉट, जिसे एके इन्फो सिस्टम के नाम पर खरीदा गया था, जिस कंपनी का पता भी दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के बंगले का है। इसके भी असली लाभार्थी राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव हैं। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद के जिन 14 बेनामी संपत्तियों को इनकम टैक्स ने प्रोविजनल तौर पर जब्त कर लिया है, उसमें से एक पटना का वो मॉल भी है जो कि सगुना मॉल इलाके में बन रहा है। ये बिहार का सबसे बड़ा मॉल के रूप में ये जो मॉल तैयार हो रहा था, लेकिन अब इसे फिलहाल इसका काम बंद है और 750 करोड़ रुपए की लागत से ये पूरा मॉल बन रहा था। और 90 दिनों का वक्त दिया गया है लालू परिवार को ये बतलाने के लिए कि आखिर इतनी दौलत इनके पास आई कैसे। लालू परिवार के सदस्यों के नाम पर कथित तौर पर इन बेनामी संपत्तियों की जांच पिछले कुछ अरसे से आयकर विभाग कर रहा है, जिसे लेकर 1 महीने पहले दिल्ली और बिहार में छापे भी डाले गए थे। आयकर विभाग की जांच में मीसा भारती और उनके पति शैलेश कुमार की कई कंपनियों का पता चला, जिनके नाम पर ये सब प्रॉपर्टी खरीदी गई थी। कई जमीन सौदों पर संदिग्ध तरीके से लेन देन का आरोप भी है। हालांकि लालू प्रसाद और उनका परिवार अपने बचाव में इस जांच को राजनैतिक बदले की कार्रवाई बताता रहा है। दिल्ली से आसिर खान और पुनीत शर्मा के साथ रोहित सिंह, पटना, आज तक। इस मामले में हमें आयकर विभाग और आर्थिक अपराधों की जांच करने वाली एजेंसियों के सूत्रों के हवालों से कई अहम जानकारियां मिली हैं। आयकर विभाग और ईडी के सूत्रों के अनुसार बेनामी तौर पर दिल्ली और बिहार में प्रॉपर्टी खरीदने में ब्लैक मनी का इस्तेमाल हुआ। आयकर विभाग ने इस ब्लैक मनी को जमा करवाने वाले व्यक्ति की पहचान भी की है, जिसका नाम है विनय मित्तल। लालू प्रसाद यादव के दामाद शैलेश कुमार पर आरोप है कि उन्होंने बेनामी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए अपनी शेल कंपनियों का इस्तेमाल किया। इन शेल कंपनियों के लिए ब्लैक मनी को वाइट करने का भी आरोप है, जिसकी जांच प्रवर्तन निदेशालय कर रहा है। ब्लैक मनी को फर्जी एंट्री के जरिए शेल कंपनियों में पहुंचाया गया, जिसके लिए विनय मित्तल और राजेश अग्रवाल को काम पर लगाया गया था। विनय मित्तल और राजेश अग्रवाल रिश्तेदार हैं, जिनसे लालू के दामाद की मुलाकात अमित कात्याल नाम के व्यक्ति ने करवाई थी। आरोप यह भी है कि इसी अमित कात्याल की कंपनी ने लालू के परिवार को पटना में भी जमीन दी थी। कहा यह भी जा रहा है कि आने वाले वक्त में जांच की आंच लालू प्रसाद यादव तक भी पहुंच सकती है। तो अब लालू प्रसाद यादव का बचना भी मुश्किल लग रहा है। आयकर विभाग ने कम से कम 12 ऐसी प्रॉपर्टी अस्थायी तौर पर जब्त की है, जिनको लेकर लालू प्रसाद एंड फैमिली के 6 सदस्यों पर आरोप है, जिनके नाम पर 180 करोड़ रुपए की इन जमीनों और बंगले को बेनामी संपत्तियों के तौर पर रखा गया था। यानी ऐसी प्रॉपर्टी जो पेपर पर किसी और के नाम पर दिखाई जाती है, लेकिन असल में ऐसी प्रॉपर्टी का ओनर कोई और होता है। इस केस में आयकर विभाग के सूत्रों के मुताबिक लालू परिवार की ऐसी कई और प्रॉपर्टी जांच के घेरे में। लालू एंड फैमिली के लिए मुसीबत यह है कि यह मामला सिर्फ आयकर विभाग तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि आर्थिक अपराधों की जांच करने वाली एजेंसी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट 22 मई को चार्टर्ड अकाउंटेंट राजेश अग्रवाल को गिरफ्तार कर चुकी है। राजेश अग्रवाल के कथित तौर पर लालू की बेटी मीसा भारती और उनके पति शैलेश कुमार से कनेक्शन बताए गए हैं। आरोप यह है कि लालू परिवार के कथित बेनामी संपत्ति के सौदों को लेकर अवैध तरीके से लेन देन में राजेश अग्रवाल का अहम रोल था।
इसमें मीसा भारती और उनके पति शैलेश कुमार की कंपनी मिशेल पैकर्स एंड प्रिंटर्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम आया था। इसके जरिए दिल्ली में उस फार्म हाउस और जमीन की बेनामी डील करवाए जाने का संदेह जताया गया था, जिसे जब्त किया गया है। सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, बिहार में कई जमीनों के सौदे को लेकर लालू परिवार के सदस्य जांच के घेरे में हैं, जिसमें लालू के बेटे तेज प्रताप के पेट्रोल पंप की जमीन और राबड़ी देवी के पटना में 18 फ्लैट के लेटेस्ट आरोप शामिल हैं। इनकम टैक्स विभाग ने लालू परिवार के जिन 14 संपत्तियों को जो जब्त किया है, उसमें से एक वो पेट्रोल पंप भी है जो कि पटना के बाईपास एरिया में स्थित है। और मेरी बाईं तरफ आप ये देख सकते हैं, ये भारत पेट्रोलियम का ये पेट्रोल पंप है जो तेज प्रताप के नाम पर है। लारा ऑटोमोबाइल्स, यानी कि लारा का मतलब हो गया लालू राबड़ी ऑटोमोबाइल्स के नाम से ये पेट्रोल पंप बना हुआ है। लालू परिवार पर आरोप है कि परिवार के सदस्यों के नाम पर पिछले कुछ वर्षों में बड़े पैमाने पर जमीन के संदिग्ध सौदे हुए हैं, जिसमें जमीन देने वाले को दूसरे तरीके से मदद करने और लाभ पहुंचाने के लिए उसकी जमीन को परिवार के सदस्यों के नाम पर लिखवाने तक के आरोप हैं। ये मामला राजनीतिक तौर पर भी बहुत बड़ा हो गया है, क्योंकि बिहार में बीजेपी के बड़े नेता सुशील मोदी तो इस केस में पिछले 2 महीने से लालू प्रसाद के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बेनामी संपत्ति अधिनियम की धारा 24(3) के तहत तेजस्वी परिवार माने इनकी 175 करोड़ की 14 बेनामी संपत्ति को जब्त करने का आदेश दिया है। और इसलिए अगर बिहार के मुख्यमंत्री जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं करप्शन के मुद्दे पर, तो उनको दोनों मंत्रियों से इस्तीफा लेना चाहिए, और अगर वो इस्तीफा नहीं देते तो उन दोनों मंत्रियों को बर्खास्त करना चाहिए। संदिग्ध जमीन सौदों के इस मामले में फंसे लालू एंड फैमिली का फिलहाल बचाव यही है कि ये सब जो हो रहा है वो राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित है और आरोपों में कोई दम नहीं। लगातार कोई आदमी, कोई जिसका अस्तित्व नहीं है, वो आरोप लगा देता है, झूठ का अफवाह फैला देता है, और उस चीज को अगर आप लोग आकर के बार बार सफाई लेने आएगा, किस बात का हम सफाई दे भाई? बार बार मेरी जिम्मेवारी बनेगी कि हर बात हम सफाई देते रहें? हमको नोटिस नहीं आता, लेकिन आप लोगों को हवा में पता नहीं कहां से बात पता चल जाता नोटिस आने की। अब ये मामला कानूनी तौर पर आगे कहां तक जाएगा, इस पर अभी कुछ भी कहना मुश्किल है, लेकिन एक बात के संकेत जो अभी मिल रहे हैं कि इन आरोपों के बाद से लालू प्रसाद राजनीतिक तौर पर कुछ कमजोर जरूर हुए हैं, जिसमें राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार को उनके साथी जेडीयू का समर्थन देना, जबकि राष्ट्रपति चुनाव में लालू विपक्ष को एकजुट करने की हुंकार भर रहे थे। जनता दल यूनाइटेड ने आगामी राष्ट्रपति के चुनाव के दौरान श्री रामनाथ कोविंद जी को समर्थन देने का फैसला किया। लालू एंड फैमिली की मुसीबत उन्हें बिहार में अभी के सबसे शक्तिशाली पावर सेंटर के तौर पर कुछ शक्तिहीन जरूर करती है, जिसे लेकर राजनीतिक तौर पर कम से कम नीतीश कुमार के मन में लड्डू जरूर फूट रहे होंगे। रोहित सिंह, पटना, आज तक। अगर देखा जाए तो बेनामी प्रॉपर्टी पर नए एक्ट का पहला राजनीतिक शिकार लालू प्रसाद यादव का परिवार बनने की तरफ है, क्योंकि जिस तरह से प्राथमिक तौर पर आयकर विभाग ने लालू परिवार की 12 बेनामी प्रॉपर्टीज को अटैच किया है, मामला लालू यादव के परिवार के लिए बहुत मुश्किल पैदा कर देने वाला है। लालू प्रसाद के परिवार के 6 सदस्यों पर नए बेनामी संपत्ति कानून के तहत आयकर विभाग केस चला रहा है। लालू प्रसाद के परिवार के इन सदस्यों की बेनामी संपत्ति पर कानून की धारा 24(3) के तहत अटैचमेंट ऑर्डर दिया जा चुका है। यह अटैचमेंट ऑर्डर अस्थायी है। इसका मतलब यह हुआ कि 90 दिन के अंदर इस पर आरोपियों को जवाब देना होगा। पिछले साल नवंबर में लालू इस बेनामी संपत्ति के नए कानून में दोषी पाए जाने पर 7 साल तक की सजा भी हो सकती है। संपत्ति को जब्त करने के अलावा संपत्ति की मार्केट वैल्यू का 25% तक का जुर्माना यानी कि फाइन भी लग सकता है। और खबरदार में अब हम उत्तर प्रदेश में लाइसेंस प्राप्त बूचड़खानों में मवेशियों के कत्लेआम की अंधेर गर्दी का वो काला सच उजागर करेंगे, जिसके बारे में जानकर और जिसकी तस्वीरें देखकर किसी पत्थरदल इंसान का दिल भी पिघल जाएगा। यह आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन है, जिसमें आज हम आपको उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक ऐसी लाइसेंसी बूचड़खाने यानी कि स्लाउटर हाउस को बेनकाब करेंगे
जहां आधी रात के बाद भैंसों को इतनी बेरहमी के साथ मौत के घाट उतारा जाता है कि देखने वालों की रूह कांप जाए। और ये सब एक ऐसी मीट एक्सपोर्ट कंपनी के स्लॉटर हाउस में हो रहा है जो खुद को देश की सर्टिफाइड मीट एक्सपोर्ट कंपनी बताती है। यह आज तक का ऑपरेशन बीफ हाउस है, जिसके धुंधली तस्वीरों के पीछे उत्तर प्रदेश में सरकारी मान्यता प्राप्त स्लॉटर हाउसेस का घिनौना चेहरा साफ नजर आता है। आज तक का यह खुलासा देखते हुए आपका विचलित होना 100% पक्का है। दिल्ली के बेहद नजदीक गाजियाबाद के डासना में अल नासिर स्लॉटर हाउस। दिन के उजाले में शांत, न कोई आवाज, न किसी इंसान का नामो निशान। लेकिन जैसे जैसे रात गहराती है, अल नासिर स्लॉटर हाउस में ऐसा मंजर पैदा होता है जिसे देखकर सख्त दिल वाले लोगों का भी दिल कांप जाए। रात के अंधेरे में नियम कानून की धज्जियां उड़ाते हुए भैंसों और भैंसों के बच्चों को बड़ी ही बेरहमी से उतारा जाता है मौत के घाट। आधी रात के वक्त आज तक की अंडरकवर टीम अल नासिर स्लॉटर हाउस के अंदर दाखिल हुई और फिर आज तक के खुफिया कैमरे में जो मंजर रिकॉर्ड हुआ उसे देखकर हमारा कलेजा मुंह को आ गया। मंजर इतना विभत्स था कि ना तो हम आपको दिखा सकते हैं, ना ही आप देख पाएंगे और ना ही आप देखना पसंद करेंगे, क्योंकि इस धुंधली तस्वीरों के पीछे का मंजर अच्छे भले सेहतमंद इंसान के दिल को भी कमजोर कर सकता है। जमीन पर मरी हुई भैंसों के चिथड़े बिखरे पड़े हैं। सैकड़ों भैंसें और भैंसों के बच्चे बेरहमी से कटने के लिए खड़े हैं। एक के बाद एक तलवार जितने लंबे चाकू उनकी गर्दनों को धड़ से अलग कर रहे थे। जमीन पर खून बह रहा था और उसी खून में लथपथ भैंसें तड़प रही थी। हमारी आंखों के सामने भैंसों और भैंसों के छोटे छोटे बच्चों को इतनी बेरहमी के साथ मौत के घाट उतारा जा रहा था कि हमारी जान भी हलक में अटक गई। देश का पशु क्रूरता निवारण कानून कहता है कि गर्भवती जानवरों की हत्या करना अपराध है। 3 महीने की उम्र से छोटे जानवरों का कत्ल करना मना है और जिन जानवरों के बच्चे उन पर निर्भर हैं, उनको मारना भी गुनाह है। इतना ही नहीं, कानून के मुताबिक बूचड़खानों में किसी भी जानवर को अन्य जानवर के सामने मारा नहीं जा सकता। लेकिन आज तक के खुफिया कैमरे में जो रिकॉर्ड हुआ उसमें अल नासिर स्लॉटर हाउस में पशु क्रूरता की हदें पार हो रही थी। सैकड़ों भैंसों को एक ही हॉल में काटा जा रहा था। भैंसों के छोटे छोटे बच्चों को बेरहमी से मारा जा रहा था। पशु क्रूरता निवारण कानून के हर प्रावधान को बड़ी ही क्रूरता के साथ तोड़ा जा रहा था। और जिस अल नासिर एक्सपोर्ट कंपनी के स्लॉटर हाउस में यह सब हो रहा था, वो कंपनी अपनी वेबसाइट पर हलाल भैंस मीट का ग्लोबल लीडर होने का दावा करती है। अल नासिर एक्सपोर्ट्स का दावा है कि वो पशु वध के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन करती है। वेबसाइट का दावा ये कि क्वालिटी कंट्रोल से लेकर पशु वध से जुड़े हर कानून का सख्ती से पालन होता है। इंटरनेशनल सर्टिफिकेट का जिक्र भी अल नासिर एक्सपोर्ट्स की वेबसाइट पर दिखता है। लेकिन कंपनी के ये सारे दावे आज तक के खुफिया कैमरे में रिकॉर्ड हुई हकीकत से मेल नहीं खाते, जहां रात के अंधेरे में बंद दरवाजों के पीछे बेजुबान जानवरों को बेरहमी से हलाल किया जाता है। अल नासिर स्लॉटर यूनिट के बाहर ये वो नाला है जिसमें इन्वेस्टिगेशन भी बताती है कि किस तरह से जब अंधेरे में स्लॉटर को अंजाम दिया जाता है, उसका सारा हिस्सा, चाहे वो मलबा हो, खून हो और जो भी वेस्ट निकलता हो, वो सब इस नाले में बहा दिया जाता है। और उसी का नतीजा आप देखें बहुत ही बदतर स्थिति में है। मेरे बाईं तरफ मैं दिखाऊं ये तस्वीरें,
यूनिट के अंदर से कई जगहों पर पाइप को बाहर इसमें, हालांकि इसको छुपाने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन चूंकि काम अवैध तरीके से होता है। अपने कैमरे में अल नासिर स्लॉटर हाउस की खूनी हकीकत रिकॉर्ड करने के बाद हम कंपनी के डायरेक्टर मोहम्मद सलीम कुरैशी से मिले तो उन्होंने सब कुछ गैर कानूनी होने से कितनी सफाई से इनकार कर दिया, आप खुद सुनिए। गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी ने आदेश निकाला था कि ये स्ट्रक्चर जो जहाँ पर आपका ये एक्सपोर्ट मीट कंपनी चल रही है ये अवैध है और इसको डेमोलिश कर दिया जाना चाहिए। उसके बाद भी यानी ये पूरी तरह से अवैध हुआ, अब उसको डेमोलिशन नहीं हुआ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमारे पास ऐसा आदेश नहीं आया और हमारा सब कुछ रेगुलर है, सब चल रहा है हमारा ठीक है। क्योंकि कई जगहों पर जो स्लॉटर हाउस वो बंद पड़े हैं और खासकर जो स्लॉटर के लिए एनिमल है उनकी बिक्री भी बंद है, उसके बावजूद भी आपका स्लॉटर हाउस चल रहा है, मतलब यहाँ पर जानवरों की कटाई हो रही है। सर, अभी जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो कानून बनाया है वो अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, उसके लिए हमारी एसोसिएशन उनसे बात कर रही है कि बफेलो को निकाला जाए। यानी फ़िलहाल आपकी यूनिट चल रही है, यहाँ पर स्लॉटर का काम हो रहा है अभी भी? जी, अभी तो रेगुलर चल रही है सर। बूचड़खानों में पशुवध का लाइसेंस होना इस बात की इजाजत नहीं देता कि कानून को ताक पर रखकर बेजुबान जानवरों को इतनी बेरहमी के साथ मौत के घाट उतारा जाए, जैसा अल नासिर स्लॉटर हाउस में हो रहा है। और न जाने देश के कितने स्लॉटर हाउसों में ऐसा ही होता होगा। आशुतोष मिश्रा के साथ सुशांत पाठक और जमशेद खान, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम, आज तक। किसी सभ्य समाज में किसी को भी क्रूरता की इजाजत नहीं दी जाती, फिर चाहे वो कोई जानवर ही क्यों ना हो। और जानवरों पर ऐसी क्रूरता लाइसेंसी स्लॉटर हाउस में हो तो सवाल तो उठेंगे ही, क्योंकि स्लॉटर हाउस में जानवरों को काटने की भी नियम कायदे होते हैं जिनको ताक पर रखकर लाइसेंस किसी को भी नहीं मिलता। वैसे जिस अल नासिर स्लॉटर हाउस की अंधेरगर्दी हमने आपको दिखाई है, उसका बैकग्राउंड पता करने के दौरान हमें एक और जानकारी मिली, जिसके अनुसार गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की नज़र इस स्लॉटर हाउस पर बहुत पहले से है। आरोप के अनुसार अल नासिर स्लॉटर हाउस के निर्माण को लेकर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने उसके मालिकों को नोटिस भी भेजा था और इस स्लॉटर हाउस में चोरी छिपे भैंसों को काटने का काम चल रहा था। अब 2016 में जब ये एरिया डिनोटिफाई हो गया है, हम इस पर नक्शा पास करने प्लस कंपाउंडिंग करते हुए पेनल्टी जो भी क्लॉजेस लगते हैं वो करते हुए इनसे हम लोगों ने नोटिस दिया हुआ है। और इसके अलावा एक और कंपनी है जो वहाँ पे इसी तरह से नोटिफाइड एरिया में आती थी, जिस वजह से इसका नक्शा नहीं पास हुआ था। इन दोनों का अप्रॉक्सीमेट चार्जेस सब कुछ मिला के एट दिस पॉइंट 12 to 14 करोड़ होएगा, जो कि ये इस महीने में प्रॉबेबली पूरी कार्रवाई पूरी करके हमें सबमिट करेंगे। जब लाइसेंस प्राप्त बूचड़खानों में पशुओं को बेरहमी के साथ मौत के घाट उतारकर नियम कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हों, तो अवैध बूचड़खानों में पशुओं का क्या हाल होता होगा। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की ताजपोशी के साथ ही अवैध बूचड़खानों को बंद करने का अभियान जोर शोर से चलाया गया। ऐसा लगा कि योगी सरकार के राज में अवैध बूचड़खाना चलाने वालों की अब खैर नहीं, लेकिन क्या सच में ऐसा हुआ, इसका खुलासा हम